नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी 50 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मार्केट हमें अचानक ही क्रैश होता हुआ नजर आया। निफ्टी 2.29% नीचे क्लोज हुआ है। सब लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी और मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फेडरल रिजर्व कुछ अनाउंस करे उससे पहले आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी है और अचानक मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी और कितना गिर सकता है और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अनशेड्यूल्ड प्रेस ब्रीफिंग में ये डिक्लेयर किया कि भाई रेपो रेट हम बढ़ा रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अचानक ही न्यूज़ है कि भाई यहाँ पर 2 बजे प्रेस मीट होने वाला है और वहाँ पर ये अनाउंस हो जाता है कि 4% से 4.4% का रेपो रेट हो चुका है। 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हमें रेपो रेट में नजर आता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 4.15% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.65% है। और यहाँ तक हमें कैश रिजर्व रेशियो में भी 40 बेसिस पॉइंट नहीं, यहां पर आपको 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। 4 से 4.5% ये होता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली अभी आरबीआई चाहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी कम करना जरूरी हो गया है। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आप किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, सपोज आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो उसका एक फिक्स परसेंटेज होता है जो कि बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है। बैंक वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसका लोन नहीं बांट सकती है। तो पहले ये 4% था, मतलब आपके 100 रुपए में से 4 रुपए बैंक आरबीआई के साथ मेंटेन करेगा और बाकी का पैसा वो मार्केट में घुमा सकता है, लोन दे सकता है। लेकिन अभी ये 4% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। तो अभी 4.5 रुपए आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो एक एग्जांपल है। लाखों करोड़ों रुपए का डिपॉजिट्स होता है, तो आधे % का भी अगर डिफरेंस होता है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो लिक्विडिटी आपको मार्केट से कम होती हुई नजर आती है और यही चाहते हैं आरबीआई वाले, क्योंकि फिलहाल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत टाइम के बाद हमें ये रेट हाइक देखने को मिला है। अगस्त 1 2018 के बाद पहली बार हमें ये रेट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। कोविड हो गया तो कोविड के टाइम पे फ्री पैसा बांटना पड़ा, मतलब इंटरेस्ट रेट कम करने पड़े, फ्री पैसा का मतलब है। तो इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे, तो उसके बाद एक बार हमें ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमेशा तो कम नहीं रह सकते हैं। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन आपको कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आरबीआई अब तक होल्ड कर रहा था। लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें भी एक्सपेक्टेड था कि शायद अभी यहां पर रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन तभी इन्होंने नहीं बढ़ाया। लेकिन अभी अनएक्सपेक्टेड यहां पर इन्होंने न्यूज दे दी और मार्केट हमें पैनिक में आता हुआ नजर आया। ऑलरेडी जो रशिया यूक्रेन का भी टेंशन चल रहा है, उसके कारण भी सप्लाई चेन हमें डिसरप्ट होता हुआ नजर आया। कोविड के कारण तो चल ही रहा था, थोड़ी बहुत रिकवरी आ ही रही थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की वजह से वापस सप्लाई चेन में हमें गड़बड़ देखने को मिली। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें भागते हुए नजर आए। तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें हमें बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट बात करें, एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर अगर हम बात करें, तो ये सिचुएशन बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है। ये थोड़ा सा संभल कर किया जा सकता था। अचानक ऐसे न्यूज दिया, मार्केट को पैनिक में डाल दिया, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। लास्ट सेशन में यहां पर बढ़ाया जा सकता था। सब लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शायद अभी बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा, या फिर अभी वेट करना चाहिए था। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं आरबीआई क्या डिसीजन लेता है उस पर मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो लेवल का मैं आदमी नहीं हूं। लेकिन मेरा व्यू यह है कि मार्केट पार्टिसिपेंट की तरह मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपको मूव देखने को मिला है, अनएक्सपेक्टेड एकदम आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है, तो मार्केट एकदम से सेल ऑफ में आ जाता है। वैसा ही एफआईएस को फिलहाल रीजन ही चाहिए कि मार्केट को गिरा दे। एक और बात है, एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है। तो एलआईसी का आईपीओ आपको पता ही है कैसे मार्केट में आ रहा है। मार्केट की हालत ऑलरेडी खराब ही चल रही थी, फिर भी गवर्नमेंट को अभी पैसा चाहिए तो चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर अपना आईपीओ का साइज कम कर दिया, वैल्यूएशन थोड़े से बेहतर कर दिए और आईपीओ अनाउंस भी कर दिया। आईपीओ चल ही रहा था, अचानक आपको ये न्यूज़ देखने को मिली। एक बार मेरे हिसाब से मेरा व्यू ये है कि अगर एक बार आईपीओ कंप्लीट हो जाता, उसके बाद उसकी लिस्टिंग हो जाती, 1-2 दिन के बाद अगर ये अनाउंसमेंट होता तो भी चलता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी खुश हो जाती कि उनका माल यहाँ पर बिक गया, मतलब आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, और बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ लिस्टिंग गेन्स भी मिल चुके हैं। ये थोड़ा बेहतर तरीके से किया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है। ये मूव जो किया है, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा दिए हैं, ये तो भाई करना ही था। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट मीटिंग में होगा, तो करना था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बेहतर तरीके से किया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
अब निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। निफ्टी में आगे का समय कैसा दिखाई पड़ता है, आप देख पाएंगे अक्टूबर 2021 में जो एक बार टॉप बना दिया, उसके बाद हमें कंटिन्यूअस सेल ऑफ देखने को मिला। 200 डेज के मूविंग एवरेज से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बाउंस देखने को मिला। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी रिकवरी आ जाएगी, लेकिन वहाँ से फिर से सेल ऑफ हो गया। ये प्री बजट फॉल आपको देखने को मिला। ये जनरली होता है, अगर बजट के पहले बहुत तेज़ी आई है तो एकदम से आपको गिरावट भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। रशिया यूक्रेन वाला न्यूज़ आया था, उसके बाद हमें मार्केट गैप डाउन करता हुआ भी नजर आया। 16,000 15,600 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक बाउंस आया, और ये जो बाउंस आया था वो भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी जल्दी जंप देखने को मिला। बाद में HDFC के मर्जर वाली न्यूज़ आई तो ये एकदम से 2 दिन में आपको बड़ा जंप हो गया। उसके बाद वापस हमें गिरावट देखने को मिली। ये रेंज में मार्केट फंस ही चुका था। एक्सपेक्टेड था कि भाई अभी 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ऑलरेडी 3 बार ये रेजिस्टेंस लाइन पे रेजिस्टेंस लेके आपको नीचे आता हुआ नजर आया। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन आज सिचुएशन पूरी आपको चेंज होती हुई नजर आई। 200 डेज का मूविंग एवरेज टूट चुका है, डिसाइसिवली टूट चुका है। 16,800 का लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी हमें टूटता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे 20 वीक्स का मूविंग एवरेज तो साइडवेज हो ही चुका है। अभी 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी थोड़ा बहुत हमें साइडवेज होता हुआ नजर आता है, और कैंडल्स भी जिस प्रकार की आपको दिखाई पड़ती है काफ़ी ज़्यादा एकदम बियरिश तो नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स पॉजिटिविटी भी दिखाई नहीं पड़ती। डेली RSI हमने देखा नहीं है, डेली RSI एक बार देख लेते हैं। डेली RSI 39 है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीकली RSI 44 का लेवल दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल रही है, और रेंज हमें शिफ्ट होती हुई नजर आती है। पहले 60 के ऊपर जो चल रहा था, अब ये 40 से 60 के बीच में चलता हुआ नजर आता है। मुझे पता नहीं अगर आपको याद है या नहीं, मैंने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था निफ्टी का। ये स्क्रीनशॉट यही आपके सामने, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी निफ्टी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि निफ्टी ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ से 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, नीचे आ चुका है। ये 17,000 के आसपास है, 16,800 के आसपास है। तो यहाँ से हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो बुल्स के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिले और बाद में आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये व्यू तो हमें इनवैलिड होता हुआ नजर आता है, क्योंकि 16,800 का लेवल डिसाइसिवली टूट चुका है, और आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल था 16,800 का लेवल। तो कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्या ये 15,000 तक निफ्टी जा सकता है? तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में कौन से लेवल्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए? ये गिरावट हुई है, ये 1000 पॉइंट की गिरावट है, फिर ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आया, फिर से गिरावट देखने को मिली। तो हम यहाँ से सेम टेक्निकली हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1000 पॉइंट यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इस हिसाब से 16,000 का लेवल दिखाई पड़ता है, और अभी के लिए हमें 16,000 पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट अब भी इतना वीक नहीं चल रहा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश बियरिश अभी तक नहीं हूँ। अभी भी सिचुएशन आपको थोड़ी बहुत ठीक ही नज़र आती है। मंथली चार्ट पे अब भी आपको बुलिश के बाद ये फ्लैग पैटर्न ही बनता हुआ नज़र आता है। मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में बात करें, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स में आपको सिचुएशन अब भी मंथली चार्ट के हिसाब से एक्सट्रीमली खराब नजर नहीं आती है। यहाँ पर हालत खराब कब होगी? जब ये मई का महीना कंप्लीट होगा, तब देखने वाली बात है। अगर ये मई के महीने में यहाँ पर पूरी रेड कैंडल बन जाती है और क्लोजिंग भी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 के आसपास 15,800 के आसपास होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खराब संकेत है। इसके बाद हमें एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अभी के लिए सिचुएशन मुझे अब भी थोड़ी बहुत कंट्रोल में नजर आती है। 16,000 का लेवल तो एक्सपेक्टेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से आपको और 600-700 पॉइंट गिरावट देखने को मिल सकती है। 15,500 से करके 16,000 के जोन में आपको निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी गिरावट हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए निफ्टी के केस में। तो अभी यहाँ पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करें, तो आप यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड्स को टॉप अप करने के बारे में सोच सकते हैं। जब भी आपको 16,000 के आसपास का निफ्टी मिलता है, या तो आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर लीजिए, या तो आप अपने म्यूचुअल फंड को टॉप अप कर सकते हैं। इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में बात करें, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है। प्रेफर कीजिए कि लार्ज कैप में निवेश कीजिए, क्योंकि अब भी मेरे हिसाब से बहुत से ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कि अब भी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। IT सेक्टर में फिलहाल ही हमें सेल ऑफ शुरू होता हुआ नजर आता है। एक एक करके सारे सेक्टर्स भी हमें थोड़े बहुत वीक होते
हुए नजर आते हैं। प्रेफर कीजिए लार्ज कैप्स को, जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि अभी टाइम लगने वाला है। ऑल टाइम हाई टूटेगा उसके लिए एटलीस्ट आपको 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे, और ये 3 महीने में मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रह के कहता हूं कि 3 महीने तक ये नहीं आएगा। बाकी जिस प्रकार की कंडीशन है ऐसा हो सकता है 6 महीने 8 महीने के लिए आपको नया ऑल टाइम हाई देखने को ना मिले, आपको नीचे के लेवल्स पे ही मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर अपनी एसआईपीस को तो बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। एसआईपीस का ये गोल्डन टाइम चल रहा है क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे में आप एसआईपी में कलेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा यूनिट्स आपको मिलेगा और लॉन्ग टर्म में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो एसआईपीस को तो कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें अब भी टाइम है। यहाँ पर हमने कई बार लेवल्स अपडेट किए थे पास्ट में हमारे मेंबर्स के लिए कि कौन से स्टॉक्स में हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन रीसेंट पास्ट में हमने यहाँ पर इस लेवल के आसपास कोई खास लेवल अपडेट नहीं किए थे। एक आध दो जैसे कि इन्फोसिस अभी यहाँ पर क्रैश हुआ था तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हमने लेवल शेयर किया था। ऐसे 2-4 स्टॉक्स के बारे में ही हमने लेवल शेयर किए थे क्योंकि अभी हमारा मानना है कि ये लेवल पर अभी लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है, इतना गिरा, यहाँ पर लमसम किया है इस जोन में, पूरे 16,000 से करके 16,500 में एक बार लमसम हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 महीने ही हुए हैं। या तो ये प्राइस को और गिरने दीजिए या फिर टाइम करेक्शन होने दीजिए या फिर एक बार स्ट्रेंथ आ जाए उसके बाद वापस हम लोग यहां पर बड़ा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तब तक के लिए एसआईपीस को कंटिन्यू रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं क्योंकि मार्केट गिरती है, डर सबको लगता है, लेकिन ऐसे टाइम पे स्ट्रांग रहना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।